हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माधवी अपने पति हरीश, अपने बड़े बेटे उमंग और उसकी पत्नी सलोनी, छोटा बेटा अनुज और अनुज की हाल ही में भूमि नाम की लड़की से शादी हुई थी, उनके साथ रहती थी। भूमि काफी ज्यादा गरीब परिवार से होती है, लेकिन भूमि के आने और काफी अच्छा खाना भी बनाने की वजह से उसे काफी सम्मान मिलता था। एक दिन घर का सब काम करने के बाद भूमि अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास के पैर दबाने लगती है। अरे बहू, तूने ही घर का सारा काम किया है और अब तू यहाँ मेरे पैर दबाने आ गई। बहू, तू भी तो थक गई हो कि ना, जा तू भी जाकर आराम कर ले। अरे माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है ना, और अगर थोड़ी देर मैंने आपके पैर दबा भी दिए तो क्या मैं छोटी थोड़ी ना हो जाऊंगी, और मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। हमने कहीं कुछ अच्छा ज़रूर किया होगा, तभी हमें तुझ जैसी अच्छी बहू मिली है। तू हमारा कितना ध्यान रखती है, तूने तो सच में हमारा दिल जीत लिया। बहू हो तो तेरी जैसी। माधवी और भूमि की बात बाहर दरवाजे पर खड़ी सलोनी सुन लेती है और उसे काफी गुस्सा आता है। यहाँ मैं इतने अमीर घर से हूँ, लेकिन कभी मेरी इतनी तारीफ नहीं हुई, और ये गरीब घर की आई है और सबको अपने झांसे में फंसाने भी लगी। ऐसे तो ये सब कुछ हड़प लेगी और मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। सलोनी को काफी ज्यादा जलन होने लग रही थी और इसीलिए वो अब दोनों भाइयों के बीच में आग लगाने लगती है। ऐसे ही एक रात उमंग जब घर आता है तो सलोनी अपने पति से बोलती है, आपको नहीं लगता कि आपके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है? गलत हो रहा है? मैं कुछ समझा नहीं, क्या गलत हो रहा है? अब आप खुद ही देख लो ना। आप घर में ज्यादा पैसे लाते हो, आपका छोटा भाई कुछ नहीं करता, थोड़े बहुत कहीं से ले आता है और उसको बराबर की इज्जत मिलती है। कल को बराबरी सब कुछ मिलेगा। मैं आग नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे बुरा लगता है कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है। ये तो कभी कभी मुझे भी लगता है, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए मैं बुरा थोड़ी मान सकता हूँ। अरे मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ कि आप बुरा मानकर बैठ जाओ। मैं तो बस बता रही हूँ, मैं मायके से इतना सब लाई थी। आप ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन फिर भी हमें उतना नहीं पूछा जाता है जितना पूछा जाना चाहिए। सलोनी इसी तरह दोनों भाइयों में दरार पैदा करती जा रही थी। उमंग को भी कहीं ना कहीं सलोनी की बातें सही लग रही थी, इसीलिए वो उसकी बातें मानता जा रहा था। कुछ दिनों बाद उमंग इन सब से परेशान होकर पूरे परिवार को इकट्ठा करता है और बोलता है, मुझे लगता है कि अब बंटवारा हो ही जाना चाहिए। दोनों को उनका हिस्सा मिल जाए, वही सही रहेगा। अचानक से ये क्या बोल रहा है तू? बंटवारा? हाँ भैया, आप अचानक से बंटवारे की बात कैसे बोल रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मुझे बंटवारा चाहिए। मैं अब एक साथ नहीं रह सकता। अगर भैया चाहते हैं कि बंटवारा कर ही दो, जब साथ रहकर इतनी परेशानी हो रही है, तो अलग हो जाना ही बेहतर है। उमंग और अनुज दोनों ही अब बंटवारे के लिए बार बार बोलते हैं। बच्चों के इतना बोलने पर माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाते और वो बंटवारा कर ही देते हैं, जिसके बाद अनुज अपनी पत्नी के साथ अलग हो जाता है। अनुज के अलग होते ही सलोनी गांव के सेठ के पास जाती है और सेठ से बोलती है, अरे सेठ जी, आपने अनुज से अपने पैसे नहीं लिए क्या? अब तो बंटवारा हो गया, अनुज के पास काफी पैसे आ गए, जायदाद भी मिली है। सलोनी की बात सुनकर सेठ तुरंत अनुज के नए घर पहुंच जाता है, जहां अनुज अपनी पत्नी के साथ था। सेठ अनुज पर चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ पैसे आ गए और ऐश करने लग गई। मेरे कर्जे का क्या है? अपनी बीवी के इलाज के लिए मुझसे जितना कर्जा लिया था वो कब चुकाएगा? पता है ना, ब्याज भी बन रहा है उसका। सेठ जी, मैंने आपसे कहा तो था कि मैं धीरे धीरे आपके पैसे चुका दूंगा। आप अचानक से कैसे पैसे लेने आ गए? अचानक से? अरे मेरे पास पैसे खाकर बैठा है और शर्म भी नहीं आ रही है? हाँ, मुझे नहीं पता। मुझे अभी के अभी अपने सारे पैसे सूद समेत चाहिए। अगर मेरे पैसे नहीं चुकाए तो अच्छा नहीं होगा। सेठ अनुज से उसका बंटवारे में मिला हिस्सा सब कुछ ले लेता है और फिर अनुज अपनी पत्नी के साथ एक टूटे फूटे घर में आ जाता है। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अरे आप माफी क्यों मांग रहे हो? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके सुख दुख की साथी हूँ, इसीलिए आपके साथ हर जगह चलना मेरा फर्ज है।
भूमि और अनुज एक दूसरे का साथ देते रहते हैं। कुछ दिनों बाद लगातार बारिश होने लगती है और तेज बारिश के कारण अनुज और भूमि के घर की छत टूट जाती है और अब उनके पास छत तक नहीं होती। दोनों घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। 2 दिन निकल जाते हैं। तीसरे दिन गांव का विधायक वहां आता है और वो गरीब लोगों से बोलता है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सब मेरा परिवार हो। मुझे पता है कि इस समय आप सब मुसीबत में हो। बारिश में काफी मुश्किलें हो रही हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से हर परिवार को सहायता करने आया हूं। विधायक गरीबों की मदद करता है। भूमि और अनुज की भी छत ठीक हो जाती है और अब वो खुशी खुशी रहने लग रहे थे। जब इसके बारे में सलोनी को पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। यहाँ सास ससुर की देखभाल मैं करूं और वहां वो महारानी आराम से अपने पति के साथ जी रही है। इतना सब करने के बाद भी उसका कुछ बुरा नहीं हुआ। सलोनी के मन में फिर बहुत गुस्सा भर जाता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद सलोनी बाजार से घर जा रही होती है कि तभी एक चोर उसका पर्स चोरी करके भाग जाता है। अरे चोर चोर चोर, कोई है मेरा पर्स! सलोनी का पर्स चोरी हो जाता है और वही सलोनी रोने लगती है। तभी सलोनी की देवरानी हाफते हुए आती है और पर्स देते हुए बोलती है, दीदी ये रहा आपका पर्स। बड़ी मुश्किल से पकड़ा था चोर को, वरना वो तो लगभग भाग ही गया था। देख लो सब ठीक तो है ना? ये गरीब है लेकिन दिल की कितनी साफ है। मुझसे मुसीबत में देखकर तुरंत मेरी मदद करने आ गई। मैं कितनी गलत थी इसके बारे में। भूमि को अपनी मदद करते हुए देख सलोनी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत पूरे परिवार को इकट्ठा करके बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए। हमारे घर का बंटवारा मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही दोनों भाइयों के बीच में दरार पैदा की है। मुझे भूमि से जलन होने लगी थी और इसीलिए ही मैंने ये सब किया। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। दीदी कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है और अब हम वापस से एक परिवार बन तो गए हैं ना। सलोनी को सब लोग माफ कर देते हैं और इसी के साथ अंत में पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है। मालिनी की शादी गौरव के साथ होती है। जहां मालिनी एक बेबाक और मॉडर्न जमाने की बहू होती है, वहीं उसकी सास नीलांबरी पुराने जमाने के ख्यालातों वाली होती है। शादी के बाद पहली सुबह मालिनी बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर नीलांबरी के सामने आ जाती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडर्न तड़का मिक्स किया है, पीकर देखिए। आई एम श्योर कि ये आपको जरूर पसंद आएगी। मालिनी के इतने छोटे कपड़े देखकर नीलांबरी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो मालिनी के हाथ का ट्रे उठाकर नीचे पटक देती है। यह आवाज सुनकर गौरव और मालिनी के ससुर जी बलराज घबराते हुए वहां आ जाते हैं। क्या हुआ नीलांबरी? सुबह सवेरे क्या तोड़फोड़ हो रही है घर में? अरे वही तो। लेकिन जब गौरव और बलराज मालिनी को छोटे कपड़ों में देखते हैं, तभी उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस होती है। गौरव फौरन अलमारी में से दुपट्टा लाकर मालिनी के बदन को ढकता है। देख लो इस बेशरम बहू की करामत। अरे शादी को हुए 24 घंटे तक नहीं बीते हैं अभी तक, और इसने तो अपना असली रूप अभी से दिखाना शुरू कर दिया। अरे निर्लज लड़की, तुझे कुछ शर्मो हाया है या नहीं? ससुराल में बहुएं सर पर पल्लू ओढ़े रहती हैं और तू यहाँ छोटे कपड़े पहनकर घूम रही है, सरेआम वो भी। छी छी छी। हाँ तो उसमें कौन सी बुराई है? मुझे साड़ी या नॉल पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं जब घर में रहती हूँ तो मैं उतने ही कपड़े पहनती हूँ जितने में मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। अरे गौरव बेटा, ये तेरी लुगाई क्या कह रही है? इसे मान मर्यादा है कि नहीं? अरे जो करना है अपने कमरे के अंदर तक करे ना, कम से कम अपने सास ससुर का तो लिहाज रखो। यही परवरिश दी है क्या तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों ने? इसी से तुम्हारे संस्कार नजर आ रहे हैं। और रियली पापा जी, मुझे आप लोग चाहे जितना भी रोके या टोके, मैं छोटे कपड़े पहनना बंद नहीं करूंगी और मैं अपने उसूलों पर ही जीऊंगी। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मम्मी जी, पापा जी, एक इंसान की पहचान उसके संस्कारों की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके काम से और उसके बर्ताव से की जाती है, जो शायद आप लोग कभी नहीं समझ पाओगे। गौरव गुस्से से मालिनी को रोकता है। मालिनी, एनफ। कब से जो मन में आए बोले जा रही हो। अगर मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं तो उस आज्ञा का पालन करो।
तुम अब अपने मायके में नहीं हो, अपने ससुराल में हो, और यहाँ पर तुम एक बीवी और सबसे इम्पोर्टेंट इस घर की बहू हो, ये भूलो मत। मालिनी को इतना कुछ सुनाने के बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो रोजाना छोटे कपड़े पहनना जारी रखती है। अगली रात वो वन पीस पहनकर क्लब जा रही होती है। यस यस डार्लिंग, आ रही हूँ मैं। हाँ, सी फेस क्लब ही जाएंगे। मैंने बुकिंग्स एंड ऑल कर दी है, ड्रिंक्स का भी बंदोबस्त हो गया है। कूल, या सी यू त्रिशा। नहीं, मतलब तूने ये वचन ले लिया है ना कि तू अपने साथ साथ अपने ससुराल वालों की भी नाक कटवा के रहेगी, है ना? ये छोटे कपड़े पहनकर कहाँ नाच नचाने जा रही है रे नागिन? मैं क्लब जा रही हूँ मम्मी जी, आपको भी ज्वाइन करना है ना तो आ जाओ। हम दोनों सास बहू क्लब में ठुमके लगा लगा कर बवाल मचा देंगे। बस, बकवास करने की भी हद होती है। अरे तुझे क्या हद का पता होगा, जबकि तूने तो सारी हदें ही पार कर दी है। चल, तुझे तो मैं आज कहीं भी जाने नहीं दूंगी। नीलांबरी मालिनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे की ओर घसीटते हुए ले जाती है। मम्मी जी मेरा हाथ छोड़ो। ओफो मम्मी जी ये क्या कर रही हो आप? अब तू इस कमरे में ही बंद रहे, अब जाके दिखा क्लब में। आई बड़ी बेशर्मों की महारानी, सास ससुर और पति की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के पीछे पड़ी हुई है। बेवकूफ, बेढंगी लड़की। नीलांबरी मालिनी को कमरे में बंद कर देती है और कमरे को बाहर से लॉक कर देती है। लेकिन मालिनी चुप रहने वालों में से कहाँ होती है। वो उस कमरे की खिड़की से बाहर निकलती है और क्लब जाती है। उस रात भी घर पर बहुत हंगामा होता है। फिर एक दिन जब मालिनी की ननद कंचन और नंदोई यश आते हैं, तभी नीलांबरी मालिनी को सख्त चेतावनी देकर रखती है। खबरदार अगर तू कंचन और जमाई बाबू के सामने छोटे कपड़े पहन कर आई तो। लेकिन फिर भी मालिनी कंचन और यश के सामने छोटे कपड़े पहनकर आ ही जाती है। अरे कंचन दी, ये आपके हाथ और गाल पर निशान कैसा है? आपको कोई चोट लगी है क्या? ओह गॉड, ये सब क्या है कंचन दी? नंदोई जी कुछ बताएंगे आप? कुछ नहीं मालिनी, दरअसल वो काम करते समय ना हल्की सी छोटी मोटी चोट लग गई। इतनी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन मालिनी जी, ये आपने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? माँ, हाय गौरव, यही संस्कार है क्या इस घर में आई नई सदस्य के? मुझे तो ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। चलो यहाँ से कंचन, इतनी बेहूदगी और बेशर्मी मैं नहीं देख सकता। नंदोई जी रुकिए तो। कंचन दीदी। यश कंचन को लेकर वहां से चला जाता है और इन सब का दोष मालिनी पर आ जाता है, जिसके बाद नीलांबरी बहुत क्रोधित हो जाती है और मालिनी पर फिर से इन सब तानों के बाण बरस पड़ते हैं। देख लिया ना मालिनी बहू, तेरे कारण क्या हो गया। जमाई बाबू इतने खुशी से आए थे, उन्हें निराश करके भगा दिया। अब बस, अब तुम भी यहाँ इस घर में और नहीं रह सकती। चली जाओ यहाँ से तुम भी। बिल्कुल सही कह रही है नीलांबरी। अरे मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं हम लोग। लेकिन मम्मी जी, पापा जी, मेरी इन सब में 1% की भी गलती नहीं है, तो आप दोनों मुझ पर। एनफ मालिनी, अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। जो मेरी मम्मी और मेरे पापा का फैसला है वही मेरा फैसला है। मालिनी को ना चाहते हुए भी घर छोड़कर जाना पड़ता है और वो अपने मायके चली जाती है, जहाँ पर उसकी माँ अनुराधा उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और अनुराधा को मालिनी के छोटे कपड़े पहनने से कोई एतराज नहीं होता है। डोंट वरी बच्चा, समधन जी की सोच पुराने जमाने की है। वो लोग ऑर्थोडॉक्स हैं और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स से बोल्ड और आउट ऑफ द बॉक्स रहना सीखा, वैसे ही वो लोग बचपन से ही वैसे ऑर्थोडॉक्स माहौल में पले बड़े हैं। ओके बेटा? बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी गौरव ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे जाने के लिए कह दिया। लेकिन मॉम, आपको एक बात बतानी थी। जब कंचन दीदी नंदोई जी के साथ घर पर आई थी ना, तभी उनके हाथ और गाल पर बहुत चोट लग गई थी। न जाने वो उन्हें सच में काम करते वक्त ही लगी थी या कुछ और मामला है। मालिनी 2 दिन बाद कंचन से मिलने उसके घर जाती है, ये सोचकर कि वो उससे और यश से माफी मांग ले और सुलह कर ले। लेकिन तभी वो कुछ ऐसा देखती है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यश कंचन को बेरहमी से बेल्ट और लकड़ी से मार रहा होता है। बोल, करेगी नाटक? बोलेगी उल्टा मुझे? तुझे बोला था ना अपनी औकात में रह।
मेरे काम के बीच में ज्यादा दखल मत दिया कर। हाँ, मैं संजना से प्यार करता हूँ, लेकिन अगर तूने ये बात किसी को बताई तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। आ, मत मारो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है यश। यश, तेरी आज खैर नहीं। मेरी कंचन दीदी पर हाथ उठाया ना, रुक जा, अभी सबक सिखाती हूँ तुझे। मालिनी अपने पर्स से पेपर स्प्रे निकालती है और यश की आंखों पर छिड़कती है, जिससे उसकी आंखें बुरी तरह जलने लगती हैं और वो दर्द से कराहने लगता है। मालिनी उसी लकड़ी से यश को बहुत कूटती है। ये ले, उठाएगा फिर किसी औरत पे हाथ? बोल, उठाएगा? नहीं नहीं, मत मारो, अरे माफ कर दो मुझे, अरे माफ कर दो। कंचन तब तक पुलिस और अपने घर वालों को बुलाती है, जिसके बाद पुलिस आकर यश को गिरफ्तार करके ले जाती है। और इस हादसे के बाद नीलांबरी का मालिनी की तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है और वो उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे मालिनी बहू। आज अगर तू साहस और हिम्मत दिखाकर मेरी कंचन को नहीं बचाती तो न जाने वो राक्षस इसका क्या हाल कर देता। तूने आज अपनी बात को सच में सिद्ध कर दिया कि कपड़े नहीं, इंसान का बर्ताव और उसके अच्छे गुण ही उसके संस्कार होते हैं। मैं खुद को भाग्यवान मानती हूँ कि मुझे तुझ जैसी बहू मिली। मम्मी जी, अब आप रुलाओगे क्या? इस तरह पूरा परिवार मालिनी को फिर से अपना लेता है और सभी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। गौरी की शादी रघु से होती है, जो एक ट्रक चलाकर लोगों का सामान यहाँ से वहाँ शिफ्ट करता और पैसे कमाता। उसकी और गौरी की छोटी बेटी भी होती है, जिसका नाम विद्या होता है। घर पर जेठ सुरेंद्र, जेठानी काव्या, उनका बेटा नक्श और ससुर जी शंकर। गौरी की सास नहीं थी, उसकी कुछ सालों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। ये लो गौरी, ये मैंने तुम्हारे मनपसंद पनीर के पकौड़े लाए हैं। शिव मंदिर के सामने वाली गली से हनुमान चौक, याद है ना? कि भूल गई सब कुछ? जी याद है, सब कुछ याद है मुझे। उसी गली में तो हम दोनों एक दूसरे को पहली बार मिले थे ना। रघु और गौरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन किस्मत रघु को गौरी और सबसे दूर कर देती है। एक दिन जब रघु गांव के पहाड़ी रास्ते से रात में घर लौट रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद गौरी विधवा बन जाती है। रघु जी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रघु जी, लौट आइए ना रघु जी। गौरी की तो मानो एक पल में ही दुनिया उजड़ जाती है। वो रघु की ट्रक को सही सलामत रूप से संभाल कर रख देती है। रघु के जाने के बाद जेठ, जेठानी, सुरेंद्र और काव्या गौरी संग बुरी तरह पेश आने लगते हैं। अरे ओ विधवा, सुहाग तो छोड़कर जा चुका है और मैडम को शादी के फंक्शन में जाना है। चुपचाप मेरे पैरों की मालिश कर और अपनी बेटी से कह बर्तन धोने को। लेकिन जेठानी जी वो। अरे काव्या ने क्या कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या गौरी? अपनी छुटकी से कहो कि पढ़ाई छोड़कर बर्तन घिसे और काव्या की मालिश होने के बाद हमारे कमरे में गर्मा गर्म अदरक मसाले वाली चाय ले आना। जी भाई साहब। जेठानी जी, वो आपके पैरों की मालिश के बाद मैं फटाफट सारे बर्तन धो दूंगी। विद्या अपनी पढ़ाई कर रही है ना, तो उसे पढ़ने दीजिए ना। नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ना चाहते हुए भी बेचारी गौरी को अपनी बेटी विद्या को पढ़ाई करते हुए रोकना पड़ता है और उससे बर्तन धोने भेजना पड़ता है। इसी तरह काव्या और सुरेंद्र दोनों ही गौरी और विद्या पर बहुत अत्याचार किया करते। किसी दिन उन्होंने काम नहीं किया तो वो उन्हें भूखा प्यासा रखते। एक दिन सुरेंद्र और काव्या दोनों ही गौरी से प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करने के लिए कहते हैं। इन कागजात पर अपने दस्तखत कर दो, अपने नाम की सारी जायदाद हमारे नाम कर दो। वैसे भी तुम तो अब विधवा बन चुकी हो, अब तुम्हारा इस दुनिया में रहा भी कौन है सिवाय तुम्हारी बेटी के। तभी ससुर जी शंकर कहते हैं, लेकिन काव्या बहू, गौरी बहू के नाम ही रहने दो ना इसकी जायदाद का हिस्सा। सुरेंद्र बेटा, गौरी अकेली नहीं है, उसके साथ उसकी बेटी विद्या भी तो है और उन दोनों को इस जायदाद पर पूरा हक है। हाँ जेठानी जी, भाई साहब, विद्या की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे लगेंगे आगे जाकर, इसीलिए मैंने।
अरे चुप करो। विद्या की पढ़ाई कौन से झंडे गाड़ने वाली है, पता नहीं तुम्हारी विद्या आई बड़ी। चलो अब मेरा वक्त बर्बाद मत करो और जल्दी से प्रॉपर्टी के कागजात पर अपनी दस्तखत करो, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं, मैं इन कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगी, हरगिज नहीं। ये मेरा और मेरी बेटी का हक है और हम हमारा हक अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। गौरी की ये बात सुनकर सुरेंद्र और काव्या गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वहीं शंकर को अच्छा लगता है कि आखिर गौरी ने अपने और अपनी बेटी के लिए ये फैसला लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत हमें नहीं बोलने की? हमारी ही थाली में खाओगी और उसी में छेद करोगी? भाई साहब, शायद आप भूल रहे हैं, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, कोई नौकर चाकर या पराई नहीं। इसीलिए आप ऐसी बातें ना ही करिए तो अच्छा है। गौरी की ये बातें सुनकर सुरेंद्र को बर्दाश्त नहीं होता और वो गौरी और उसकी बेटी विद्या को घर से बाहर निकाल देता है। भाई साहब, दरवाजा खोलिए, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। भाई साहब, जेठानी जी, पापा जी। अरे सुरेंद्र बेटा, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? कहाँ जाएगी वो बेचारी अपनी बेटी को लेकर? अरे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन दोनों माँ बेटी को अब एक पल के लिए भी यहाँ रहने नहीं दूंगा। और पापा जी, अगर आपको अपनी छोटी बहू की इतनी ही पड़ी है ना, तो आप भी अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और चले जाइए उसके साथ। गौरी घंटों तक दरवाजा खटखटाती है, लेकिन सुरेंद्र दरवाजा नहीं खोलता और ना ही शंकर को खोलने देता है। गौरी बेचारी मोहल्ले में ही सड़क पर अपनी विद्या के साथ सोती है। तभी पड़ोसी अभिनव उन्हें देख लेता है और वो उनसे कहता है, गौरी जी, आप यहाँ? अभिनव जी, आप यहाँ कैसे? मैंने सुना था कि आप अमेरिका में हो। जी, लेकिन अभी मैं अमेरिका से लौट आया हूँ। देखिए, आप यूं इस तरह इतनी रात गए ऐसे सड़क पर मत सोइए। चलिए चलिए मेरे साथ, मेरे घर पर चलिए प्लीज। लेकिन अभिनव जी। गौरी जी, मैंने कह दिया ना, शराबी, गुंडे, चोर, लोफर, लफंगे, न जाने कितने सारे खतरे हैं बाहर, और आपको इतनी कड़ाके की ठंड में बाहर सोना इस बेचारी को लेकर? नहीं नहीं। अभिनव गौरी और विद्या को अपने घर ले जाता है। दरअसल अभिनव गौरी का पड़ोसी होता है, जिसके परिवार वाले गौरी के ससुराल वालों का दुश्मन होते हैं। अभिनव के माता पिता की मृत्यु के बाद वो अमेरिका जा चुका था, लेकिन अभी वो इंडिया में स्थित अपने कारोबार को संभालने वापस आ गया था। गौरी अब अभिनव के साथ ही रहने लगती है और वो रोजाना उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती। वाह 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 गौरी जी, क्या खाना बनाती हो आप! माँ की याद आ जाती है हर एक निवाले को खाते ही। थैंक यू सो मच। विद्या बेटा, तुम्हारे लिए मैं कपकेक लाया हूँ, डिनर के बाद खा लेना, ठीक है? ओके, थैंक यू अंकल। धन्यवाद अभिनव जी, आप हम दोनों को संभाल रहे हो। और ओफो गौरी जी, आप फिर से शुरू हो गई अपने धन्यवाद की स्क्रिप्ट का लंबा डायलॉग बोलते हुए। मैंने आपसे कितनी बार कहूं कि इट्स ओके, मुझे आपके धन्यवाद नहीं चाहिए। अभिनव और गौरी की दोस्ती कब प्यार में पनपने लगती है, इसका तो उन्हें भी अंदाजा नहीं रहता। दोनों की नजदीकियों को देख मोहल्ले में बातें बनने लगती हैं और इन सब से काव्या और सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आता है। उस बेशरम गौरी ने तो हमारी नाक काट कर रख दी है। एक विधवा होकर उस आदमी के साथ रह रही है। छी! वो आदमी हमारा दुश्मन है और मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। अगले दिन सुरेंद्र अपने आदमियों के साथ आकर अभिनव को खूब मारता है और चला जाता है। अभिनव की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वो कोमा में चला जाता है। जी हाँ गौरी जी, आपने बिल्कुल सही सुना। अभिनव जी कोमा में जा चुके हैं। उन्हें इतना ज्यादा मुक्का मार लगा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। बस अभिनव जी को बचा लीजिए। गौरी को कुछ समझ नहीं आता कि वो इस मुश्किल घड़ी में पैसे कहाँ से लाए। इसीलिए वो अपने स्वर्गवासी पति रघु की ट्रक को बाहर निकालती है और उसमें खाना रखकर बेचने लगती है। ढाबा खोलूं, उतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, इसीलिए अब मेरा ट्रक ढाबा ही है जो मेरा आसरा है, जिससे मैं पैसे कमाकर अभिनव जी का इलाज कर सकती हूँ। गौरी ट्रक ढाबे से ढेर सारे पैसे कमाती है। अरे वाह वाह गौरी जी, आपकी इस हिम्मत को और इस जज्बे को देखकर वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। खाना भी बेहद लाजवाब बना है भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया।
गौरी ट्रक ढाबे से पैसे कमाकर अभिनव का इलाज करती है और घर की सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस को सौंपकर वो सुरेंद्र और उसके आदमियों को गिरफ्तार करवाती है। अंत में अभिनव और गौरी दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और शादी भी कर लेते हैं। नित्या की शादी प्रीतम से हो जाती है। नित्या बहुत खूबसूरत होती है और उसके ससुराल में उसकी सास कमला और उसका ससुर उमाकांत भी उसे बहू नहीं बेटी की तरह मानते थे। नित्या के हाथ का बना खाना तो सबको बेहद पसंद आता। ये लीजिए माँ जी, आज इतने सारे पकवान के साथ साथ आपकी मनपसंद फिरनी भी बनाई है मैंने, खाइए। हाँ, इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है कि ये कितना लाजवाब होने वाला है स्वाद में। अरे वाह वाह, क्या खाना बनाया है। इस आलू पूरी को खाकर तो मुझे मेरी दाई माँ की याद आ गई। सच में तुम्हारे हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। सदैव सौभाग्यवती भव बिटिया। थैंक यू माँ जी, थैंक यू पापा जी। दरअसल मैं बचपन से ही लगभग चौथी कक्षा से ही मम्मी को खाना बनाते हुए देखती आ रही हूँ और फिर बड़े होने के बाद खुद से रोज़ नई नई डिशेस बनाती हूँ। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कुकिंग मुझे। नित्या, आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू। तुम बाकी लड़कियों की तरह नहीं हो, तुम अनोखी हो। मैं बहुत नसीब वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं और नित्या को एलोपेशिया की बीमारी हो जाती है, जिससे उसके बाल झड़ने लगते हैं। वो बहुत घबरा जाती है। ये क्या, मेरे बाल इतने झड़ क्यों रहे हैं? कहीं कोई मेडिकल इशू तो नहीं? सभी घरवाले भी चिंतित हो जाते हैं। डॉक्टर को दिखाने पर पता चलता है कि नित्या को एलोपेशिया की बीमारी है। जब इम्यून सिस्टम बॉडी के हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करते हैं तभी एलोपेशिया होता है। इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन बहुत पैसे और समय लगता है उसमें। एलोपेशिया पेशेंट के मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हर एक एस्पेक्ट पर हावी हो जाता है। लेकिन डॉक्टर, मैं जल्दी ठीक तो हो जाऊंगी ना? मेरे बाल वो फिर से आ जाएंगे ना? बताइए ना डॉक्टर। हाँ डॉक्टर जी, बाल तो फिर से आ जाएंगे, बट एज आई सेड, टाइम एंड मनी दोनों इन्वेस्ट करना होगा। दिन ब दिन नित्या के बाल झड़ते जाते हैं और वो अब पूरी तरह गंजी हो चुकी थी। उसके सर पर एक बाल नहीं बचा था। गली मोहल्ले में सभी उसका खूब मजाक उड़ाते और उसकी निंदा किया करते और उसके कारण प्रीतम, कमला और उमाकांत को भी लोगों के कड़वे ताने सुनने पड़ते। क्यों कमला बहन, कैसे है तुम्हारी गंजी बहू? अरे भाई, रात में जब वो निकलती है तो ऐसे लगता है गली में चांद निकला है। अरे उमाकांत भाई साहब, हम आपको बता दे रहे हैं, अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो। अरे गंजी बहू रखोगे तो कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। गंजापन पनौती का प्रतीक है। बहू ने घर में आते ही बीमारी ला दी, मतलब सोचिए कितनी अपशकुनी है वो। उमाकांत और कमला किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। उनका सर हर जगह शर्म से झुक जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रीतम को भी ऑफिस में बहुत ताने मिलते हैं। क्यों प्रीतम, तुम तो बहुत अपनी बीवी के साथ रोज रोज फोटोज और वीडियोस पोस्ट किया करते थे। अब क्या हुआ? बीवी गंजी हो गई तो फोटोज और वीडियोस पोस्ट करने पर लॉकडाउन लग गया। बिल्कुल सही कह रही है अनन्या। बेचारा प्रीतम, यार तेरे पे बड़ी दया आती है। तेरे नसीब में ही ऐसा क्यों यार। प्रीतम भी किसी को कुछ बोल नहीं पाता। नित्या को हर रोज आईने में अपना गंजा सर देख बहुत बुरा लगता। ये मेरे साथ ही क्यों हुआ भगवान जी, मेरे साथ ही क्यों? मैं इस हालत में नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं। नित्या फूट फूट कर रोती है। उमाकांत, कमला और प्रीतम नित्या का दर्द समझते हैं और उसे प्यार और स्नेह देने की बजाय उससे दूरी बनाने लगते हैं। कमला नित्या का सारा सामान पैक करके उसे घर से बाहर निकाल देती है। नित्या सर पर पल्लू ओढ़ लेती है और रोते हुए कहती है, ये आप क्या कर रही हैं माँ जी? मेरा सामान यूं इस तरह बाहर क्यों फेंक दिया आपने? पापा जी, प्रीतम।
नित्या बहू, अब हम तुम्हें और नहीं झेल सकते। तुम्हारे कारण हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तुम्हारे गंजेपन के कारण लोग हमारा भी मजाक बना रहे हैं। हाँ, इसीलिए भलाई इसी में रहेगी कि तुम यहाँ से चली जाओ। खामखा तुम्हें भी परेशानी और हमें तो हो ही रही है दुनिया भर की परेशानी। हाँ नित्या, आई एम सॉरी, लेकिन परिवार की इज्जत भी मायने रखती है ना मेरे लिए। तुम प्लीज बुरा मत मानना। चुप रहो तुम। देख लिया मैंने आप तीनों को। मैं कभी भी नहीं भूलूंगी ये जो कुछ भी आप तीनों ने मेरे साथ किया है। आज मुझे इस बीमारी से भी ज्यादा दर्द आप तीनों के इस बर्ताव से हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग मेरा इस कदर साथ छोड़ दोगे। बेचारी बेसहारा नित्या अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। गली में चलते वक्त तो वो पल्लू ओढ़कर अपना सर ढकने की कोशिश करती है और आस पड़ोस के सभी लोग उसे घूर घूर कर हंसते हैं और बातें बनाते हैं। रोते रोते वो अपने मायके में अपनी दादी अम्मा के पास चली जाती है। नित्या का इस दुनिया में उसकी अम्मा के अलावा और कोई नहीं था। 6 साल पहले ही उसने अपनी माँ, अपने पिता और अपने बड़े भाई को एक बॉम्ब ब्लास्ट में खो दिया था। जब वो सारी बात अपनी अम्मा को बताती है तभी अम्मा की भी आंखें भर आती हैं। रो मत बिटिया, तेरी अम्मा है ना तेरे साथ। मैं रखूंगी ख्याल अपनी फूल सी बच्ची का। तूने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया पहले? अम्मा, मुझे लगा कि आप टेंशन ले लोगे और बेकार में आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। ना बेटिया, मैं अभी भी अपनी पोती को संभाल सकती हूँ। उतनी ताकत और हौसला है मुझ में। चल, मैं जल्दी से चूल्हे पर कुछ पकाती हूँ। तुझे भूख लगी होगी ना बाबू? नहीं नहीं अम्मा, आप आराम कीजिए, मैं बनाती हूँ कुछ। नित्या स्वादिष्ट खाना बनाती है और अम्मा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। नित्या को अब अपने इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करने थे, इसीलिए वो गांव में नौकरी ढूंढने निकल पड़ती है। लेकिन 3 दिन लगातार यहाँ से वहाँ नौकरियों का इंटरव्यू देने के बाद भी उसे कहीं पर नौकरी नहीं मिलती। वो बहुत दुखी हो जाती है। निराश मत हो बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास कुछ जेवर हैं, उन्हें गिरवी रखकर थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। क्यों ना हम? नहीं अम्मा, मैं आपके जेवरात नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगी। मुझे कुछ और करना होगा। मैं यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। ओह नित्या, क्यों ना तू अपना एक ढाबा खोल दे। तेरे हाथ का खाना भी बहुत बढ़िया बनता है। जो खाता है दीवाना बन जाता है। और हमारे इलाके में तो ढाबे हैं भी नहीं। ढाबे से बहुत सारी कमाई हो सकती है। अरे वाह अम्मा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। मेरे दिमाग में ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? आप बहुत अमेजिंग हो अम्मा। आई लव यू अम्मा। अरे आई भी लव यू मेरी प्यारी बिटिया। भगवान तुझे खूब तरक्की दे और तू जीवन में बहुत आगे बढ़े। नित्या अपना ढाबा खोलती है और वहाँ पर तरह तरह के स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचने लगती है। ग्राहकों को उसके हाथ का खाना बहुत ज्यादा पसंद आता और सभी उसकी भरपूर प्रशंसा करते। एक रात नित्या जब ढाबे को बंद करके जा रही होती है तभी वहाँ पर 2 गुंडे आ जाते हैं। अरे मैडम, सुना है आप बहुत पैसा कमा रही हो अपने इस नए ढाबे से, जरा हमें भी दे दो। अरे दुनिया भले ही आपके गंजेपन का मजाक उड़ाती हो, लेकिन हम तो आपके और आपके खाने के बहुत दीवाने हैं और साथ ही आपके पैसों के भी। दोनों गुंडे वहां दरवाजे के अंदर घुसकर ड्रॉर में से पैसे चुराने लगते हैं। तभी वहां पर प्रीतम आकर नित्या को बचा लेता है और गुंडों को बहुत पीटता है। उमाकांत और कमला भी पुलिस के साथ वहां आते हैं। पुलिस उन गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाती है। नित्या, मुझे माफ कर दो नित्या। मैं, माँ और पापा तुम्हारे दर्द को छोटा और हमारी इज्जत को ज्यादा मान देने लग गए थे। लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है नित्या बहू। चलो अपने ससुराल फिर से चलो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ नित्या बहू। जाने अनजाने में हुई इस भूल के लिए हमें माफ कर दो। नित्या उन तीनों को माफ कर देती है और फिर अपने ससुराल चली जाती है। अम्मा भी उसके साथ ही रहने लगती है। नित्या गंजी होकर भी दुनिया से ना शर्माए या डरे हुए ढाबा चलाती है और सभी उसका खूब ख्याल रखते। और वक्त के साथ वो ठीक हो जाती है और देर से ही सही लेकिन उसके बाल फिर से उग जाते हैं।
विक्रांत चौबे एक गरीब सफाई कर्मचारी होता है। वो गांव की एक स्कूल में रोज सुबह सफाई करने जाता है और उसी स्कूल में उसका छोटा बेटा चीकू भी रहता है। चीकू के पिता एक सफाई कर्मचारी हैं, इस कारण स्कूल के सभी बच्चे उसे खूब चिढ़ाते और उसका मजाक उड़ाते। ये देखो, इस चीकू के पापा तो एक सफाई कर्मचारी हैं। ओ अंकल, ये देखो, यहाँ पर चॉकलेट का रैपर पड़ा है, इसे जरा साफ कर दो। कितना अजीब है ना, तेरे पापा एक नौकर है और तू इसी स्कूल में है। बेचारा चीकू। विक्रांत को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी चीकू उन स्टूडेंट्स को करारा जवाब देता है। चाहे जो भी हो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। खैर, तुम जैसे बुद्धू और टफर बच्चों को ये बात समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे पास तो ब्रेन है ही नहीं। और रही बात स्कूल की, तो मुझे अपने पापा के लिए बहुत प्राउड फील होता है कि उन्होंने एक सफाई कर्मचारी होने के बावजूद भी मुझे इस स्कूल में पढ़ने भेजा। लव यू पापा। लव यू टू बिटवा। अच्छा से पढ़ाई करना, ठीक बा। उन स्टूडेंट्स की बोलती बंद हो जाती है और वो गुस्सैल शक्लें बनाकर वहां से चले जाते हैं। विक्रांत को खाना भी बहुत अच्छे से बनाना आता, और वो भी खास करके बिहारी खाना। घर पर उसकी बीवी इंदु, माँ राश्री और पिता इंद्रेश उसके हाथ का बना बिहारी खाना बहुत पसंद करते और उसकी तारीफ करते। वाह लल्ला, ई दाल पिट्ठा और लिट्टी चोखा तो एकदम ही बढ़िया बना है। मजा ही आ गया आज तो, सच माँ। हाँ लल्ला, और ई परवल की मिठाई, ई तो तुमने हमरे से भी अच्छी बनाई है। ई तुमने कहाँ से सीख लिया, जरा हमका भी बताओ। अरे अम्मा, इतना जल्दी भूल गई का आप सब कुछ? अरे हमार पड़ोस माँ जौन काकी रहा करती थी, उकरे हाथ की परवल की मिठाई खा खाकर हम वहां से ही सीख लिए ई का बनाना। ए इंदु, ई लेऊ, ई लिट्टी चोखा लेऊ। लेऊ ना, और ई चना घुगनी लेऊ। ई माँ प्याज मिलाई लो, जितना जी चाहे उतना। जी हम ले लेंगे, आप आपन खाना खाओ। धन्यवाद, हम सच में बहुत भाग्यवान हैं जो हमका आप जैसन पति परमेश्वर मिले। सभी विक्रांत के हाथ का खाना बहुत पसंद करते, चाहे वो घर वाले हो या आस पड़ोस वाले हो या दूर के रिश्तेदार हो। विक्रांत के हाथ का बिहारी खाना सबसे अनोखा, लजीज और चटपटा होता। एक दिन जिस स्कूल में विक्रांत काम किया करता था, वो स्कूल बंद हो जाता है और अभी चीकू का दूसरी स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ता है। लेकिन कई जगहों पर नौकरी ढूंढने के बाद भी विक्रांत को नौकरी नहीं मिलती। का हुआ लल्ला, नौकरी नहीं मिली का? ए जी, कुछ बोलिए तो, नौकरी का हुआ? नहीं मिली नौकरी। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिली। खैर, नौकरियां थोड़ी खत्म होवत रही, आज या कल तो मिल ही जाएगी। पर चीकू का दूसरी स्कूल में एडमिशन हुई गवा, ऊ बात से ही हम खुश हैं। चलिए अब आज हम बनाएंगे खाजा। आप सब दिल थाम के बैठना, खाईजा को खाई के खातिर। हमरे छुटके शेर चीकू को खाजा बहुत ही पसंद है, और ऊ भी तुम्हारे हाथ का ही। हमका आज भी याद है जब ये राजश्री ने ऊकरे खातिर खाजा बनाया था, तब उसने ऊका चुपके से फेंक दिया था। और राजश्री की मुंह पर गजब बेइज्जती की थी। सभी हंसते हैं और शाम में सभी एक साथ मिल बांट कर खाजा खाते हैं। ओ सच माँ, बहुत बढ़िया कहावत है, मिल बांट खाए गंगा नहाए। जी बाबूजी, मिल बांट कर खाने से बड़ा पुण्य तो और कहीं भी नहीं है। विक्रांत लगातार 10 दिन तक हर एक काम की तलाश कर लेता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती, और जहां उसे चाहिए होती है वहां पर वैकेंसी फुल हो चुकी होती है। उदास और हताश होकर विक्रांत घर लौटता है। विक्रांत के जमाए हुए पैसे भी अब खत्म हो रहे थे। वो अपने बटवे के ओर देखता है तो उसमें बस अब सब चिल्लर ही बचे थे। हे गंगा मैया, ई का हमरे पास जौन पैसे थे वो सब खत्म हो गए हैं। तिजोरी माँ कुछ थोड़े बहुत बचे होंगे अब तो। हमका जल्द से जल्द कुछ तो कराई के पड़ी। ऐसन हाथ पर हाथ धरे रह के बैठे रहे तो कुछ नहीं हो पाएगा।
विक्रांत देखता है कि गांव में बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं और उन सब के बीमार होने की एक ही वजह होती है और वो होती है बाहर का फास्ट फूड, जैसे बर्गर, पिज्जा और तरह तरह के फिरंगी फूड आइटम्स। दरअसल गांव में एक विल्सन नाम का फिरंगी आकर अपना फिरंगी ढाबा चला रहा होता है। Hey, here's hot dog. And your burger, beautiful lady. दूर से ही विक्रांत देख लेता है कि वो फिरंगी एक्सपायरी डेट वाले सामान को इस्तेमाल करता है, जिससे गांव वालों की तबीयत बुरी तरह बिगड़ रही होती है। विक्रांत फूड इंस्पेक्टर को जाकर विल्सन की कंप्लेन करता है और फिर फूड इंस्पेक्टर जाकर विल्सन को गिरफ्तार करते हैं, जिसके बाद विक्रांत ठान लेता है। बस बहुत हुई गवाह। अब तो हम हमार गांव के असली बिहारी खाना चाखा करके दम लेंगे। हमने तय कर लिया है अम्मा, बाबूजी और इंदू, हम आपन ढाबा खोलेंगे। गांव में सभी को पौष्टिक और असली बिहारी खाना की परख की पहचान दिलाना बहुत ही जरूरी है। हम हमार ढाबे का नाम बिहारी का ढाबा रखेंगे, जहां बिहार का सारा फेमस डिश बनेगा। वाह लल्ला, ये तो बहुत बढ़िया सुझाव है। तू जौन भी काम करेगा, हमरा आशीर्वाद तोहरे साथ हमेशा हो। तुमको खूब सारी सफलता मिले लल्ला, आयुष्मान भव। आपके इस ढाबे में हम आपका कदम कदम पर साथ देंगे चीकू के पापा। अपने परिवार का साथ पाकर विक्रांत बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद, आप लोगों का साथ है वही हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। विक्रांत और इंदु मिल बांट कर ढाबे को खोलने की सारी तैयारियां शुरू करते हैं और 2 दिन में विक्रांत अपना ढाबा खड़ा कर देता है, जिसका नाम होता है बिहारी का ढाबा। विक्रांत ढाबे पर तरह तरह की बिहारी डिशेस बनाता और ग्राहकों को उन्हें खाकर बहुत मजा आता और वो बिहारी खाने का जी भर कर आनंद उठाते हैं। बोले तो एकदम लल्लन टॉप ढाबा है तोहार विक्रांत भाई। ई दाल पीठा और घी के मालपुए लाजवाब है भैया। और ऐसन लिट्टी चोखा तो हमने हमार जिंदगी में कब्बो नहीं खाई, मजा ही आ गया। धन्यवाद धन्यवाद, तोहार के खाना अच्छा लगा, ई जानकर बहुत ही खुशी मिली। और खाओ, जी भर के पेट भर के खाओ। विक्रांत अपने बिहारी ढाबे से बहुत नाम कमाता है और कुछ ही दिनों में पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। वो अपने ढाबे का सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाता है और उस पर बिहारी खाने की वीडियोस और फोटोज पोस्ट करता है और ऑनलाइन भी वायरल हो जाता है। पूरी दुनिया भर के लोग उसकी खूब सराहना करते और उसे प्यार देते और दूर दूर से लोग उसके ढाबे पर बिहारी खाना खाने आते। मैंने आपके बिहारी फूड के वीडियो सोशल मीडिया पर देखे और उन्हें देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं आज यहाँ के सारे फूड आइटम्स ट्राई करूंगी। जी क्यों नहीं, हम आपकी बहुत ही अच्छी खातिरदारी करेंगे। आप हमारे बिहारी खाने की खातिर इतनी दूर से आई हो। विक्रांत जी, आप तो इतने फेमस हो चुके हो, क्या मुझे आपके साथ की सेल्फी लेने की अनुमति मिल सकती है? अरे काहे नहीं भैया, अभी आओ, अभी ले। वो बोर्ड भी दिखाना चाहिए, बिहारी का ढाबा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इस प्रकार विक्रांत अपने बिहारी का ढाबा से अपने बिहार का नाम रोशन करता है और ढेर सारे पैसे कमाकर अपने पूरे परिवार के साथ खुशी से रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।